Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from Edge IAS and today we will be continuing our series of Revised Modern History through MCQs. And in today's video we will see Revolt of 1857. अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब हमारे कानों में वर्ड पड़ता है तो कौन सी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, इन्होंने कहा था। अब आप ये बताइए कि किन्होंने ये बात कही थी, इट इज नाइदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। काफी फेमस हिस्टोरियन रहे हैं। नीदर फर्स्ट नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसका स्टेटमेंट है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। आज हम लोग इस वॉर के बारे में देखेंगे, इसके रीजंस क्या थे, फेलियर कैसे हुआ, कौन मेजर लीडर्स थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले 3-4 सालों से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, बट दिस इज द काइंड ऑफ टॉपिक जो कभी भी पिक किया जा सकता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज द वॉर ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? तो इनिशियल मैनिफेस्टो उसका क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इंडिया के जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने एक रिवॉल्ट किया। क्यों किया था? क्योंकि उनको अलग अलग तरीकों से ब्रिटिश एनेक्स करना चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के का नाम हम सब ने सुना है, जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनके एम्पायर झांसी, द ब्रिटिशर्स वांटेड टू एनेक्स दैट एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ, आप बताइए, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप बताएंगे कि वो किस आधार पे ब्रिटिशर्स उसको एनेक्स करना चाह रहे थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ द ब्रिटिश टू कैप्चर द एम्पायर एंड थ्रू हुक और थ्रू क्रुक, किसी तरीके से उसको अपने कब्जे में लेना ब्रिटिशर्स चाहते थे। बट अब कोई भी राजा होगा, कोई भी प्रिंसली स्टेट का रूलर होगा, ना वो उसके अंडर में आसानी से जाना चाहेगा, ना वहां की जनता जाना चाहेगी, एंड दैट्स व्हाई दिस रिवोल्ट्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली। इस 1857 वॉर को अलग अलग नामों से कहा गया, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रिवेलियन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको सिपाही म्यूटिनी, ब्रिटिश हिस्टोरियन इसको क्या कहते हैं? सिपाही म्यूटिनी। क्यों? क्योंकि वो इसको एक कंजर्वेटिव वे में दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री अपराइजिंग थी, इसमें पब्लिक का कोई रोल था नहीं। बट एक इंडिविजुअल थे, शाहमल इन यूपी, ही वाज अ सिविलियन, और इनका इतना बड़ा रोल था लॉजिस्टिकल चीजों को अप्लाई करने में कि जब आप इनके बारे में कोई भी रेफरेंस बुक, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो उसमें भी इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था। अब किसका क्या रोल रहा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल्स आप उस बेसिस पे पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट? पॉलिटिकल कॉजेस। व्हाट वर द मेन पॉलिटिकल कॉजेस? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। झांसी, जैतपुर, संबलपुर, इन सबको वो लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के अंडर में अपने कब्जे में ले लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स। सेकेंड, सोशियो रिलीजियस। अब सोशियो रिलीजियस क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मोस्टली क्रिश्चियंस थे, और इंडिया में या तो हिंदूज या फिर मुस्लिम्स। तो उन लोगों का क्या मोटो था ब्रिटिशर्स का कि किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। ब्रिटिशर्स का मेन फोकस कभी भी रिलीजियस कन्वर्जन नहीं रहा था, बट देयर वाज ए एलिमेंट जहां पे कन्वर्जन की चीजें सामने आ रही थी। दैट वाज इशू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हो रहे थे, जैसे इवोल्यूशन ऑफ सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो आज हमें तो आज के डेट में तो इंपॉर्टेंट है, बट उस टाइम पे एक ट्रेडिशन हुआ करता था। तो उन चीजों को जब क्वेश्चन किया गया तो वो भी एक लोगों के मन में, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये भी एक रीजन रहा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन, टैक्सेशन बहुत हेवी हो चुका था और रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका उनका बहुत टाइटन था। वो लोग किसी, एक लगान मूवी थी आमिर खान की, वो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा कि किस तरीके से 3 गुना लगान देना पड़ेगा वाली बातें। तो लगान
मींस टैक्सेस जो थे वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। उन लोगों ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करने में जो भी हो सकता था किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने बोला था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात किसने की है? उसके उनके हिसाब से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जिनको कहते हैं, उनके हिसाब से किस तरीके से पैसे, इंडिया के पैसे विदेशों में भेजे जा रहे थे, उनके अलग अलग कॉलोनीज को और वॉर्स को फंड किया जा रहा था। फोर्थ रीजन मिलिट्री, मिलिट्री का कैसा था कि उनको एक तो दे वर पेड लेस, उनको पैसे कम दे रहे थे, फैसिलिटीज वेयर लेस, एंड उनको प्रमोशन भी उस तरीके से नहीं मिलती थी जिस तरीके से उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को मिलती थी। एंड द इमीडिएट कॉज वॉज द इंसिडेंट ऑफ ग्रीज्ड कार्टिलेज। अगर वो मूवी देखी होगी आपने, मंगल पांडे, उसमें दिखाया गया है कि काउ एंड पिग के चमड़ियों के इस्तेमाल से, बाय द यूज ऑफ लेदर ऑफ काउ एंड पिग द कार्टिलेज वाज मेड, जिसको दांतों से फाड़ना होता था। एंड बोथ ऑफ देम, काउ इज सेक्रेड फॉर हिंदूज एंड पिग जो है वो मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में वो हराम माना जाता है, उसको वो लोग उसका मतलब बहिष्कार एक तरीके से करते हैं। तो उन दोनों चीजें उन दोनों के लिए प्रतिबंधित थी, बट ब्रिटिशर्स ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और ये एक इमीडिएट कॉज बन गया। मंगल पांडे मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज समझ आएगी। अब हम देखते हैं कि किसने कहां से कैसा रिवोल्ट किया, कौन लीडर था और उसको सप्रेस किसने किया। ओके, सो फर्स्ट दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड थे जिनको लीडर बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को, ठीक है। और यहां से जनरल बख्त खान जो कि मेरठ से अपनी आर्मी लेके आए थे दिल्ली और उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और इसको दबाने कौन आया? जॉन निकोलसन। अभी जो लोग दिल्ली रहते हैं ना, अगर वो नॉर्थ कैंपस, डीयू नॉर्थ कैंपस के इलाके में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेंगे रोड हडसन लेन। हडसन लेन जो है वो निकोलसन से पहले जो कमांडर था हडसन, उसके नाम पे है हडसन, हडसन लेन। फिर उसी के पास में खूनी झील है जहां, वहां पे वॉर मेमोरियल भी है 1857 वॉर का, ठीक है। सेकंड लखनऊ, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने वहां लखनऊ को लीड किया था और उनको दबाने कौन आया था? हेनरी लॉरेंस आया था। कानपुर, नाना साहेब, कौन आया था? कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई एंड तांत्या टोपे, कौन आया था? ह्यूग रोज। बरेली, बहादुर खान, कौन आया था? कैंपबेल। इलाहाबाद एंड बनारस, लियाकत अली खान, कौन आया था? ऑन्सिल। एंड बिहार, बाबू वीर कुंवर सिंह, और इनमें कौन आया था? विलियम टेलर। ये जो मेजर लीडर्स थे, इनका नाम, इनके प्लेसेस और इनको सप्रेस किसने किया था, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ फेलियर क्या था? लिमिटेड अपराइजिंग था, सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मिडिल क्लास ने इसमें पार्टिसिपेशन कम दिखाई थी। बहुत सारे बड़े स्टेट जैसे सिंधिया, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, ये सब लोगों ने इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। इवन कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साइड पे भी थे या न्यूट्रल हो चुके थे। दूसरा लीडरशिप, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप हमारे इंडियन साइड से नहीं थी या बहुत कम थी एज कंपेयर टू ब्रिटिशर साइड, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप हमारी बहुत स्ट्रांग थी, बट सेकेंड डिटरेंस हमारे पास कमजोर था। थर्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास पैसे कम थे, ब्रिटिशर्स के पास पैसे ज्यादा थे, उनकी कॉलोनीज थी, उनके टैक्सेशन थे और वो लोग मार्केट से भी पैसे वॉर फंड करने के लिए उठा लेते थे, ठीक है। और नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये सारे रीजंस थे मेजर फेलियर के, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक तो हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉजेज बिहाइंड रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो कन्फिगरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जमींदार, एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, प्रिविलेंस ऑफ करप्शन एट लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों जनरलिस्टिक टाइप के स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। सेकंड, ये हमने डिस्कस अभी किया था, पेयर्स को डिस्कस करना है, लीडर और रीजन,
बहादुर खान कहाँ पे थे, कुंवर सिंह कहाँ पे थे और नाना साहेब कहाँ पे थे? कुंवर सिंह कहाँ पे थे? बिहार में, वीर कुंवर सिंह बिहार। थर्ड तो सही है। क्या नाना साहेब ग्वालियर में थे? हमने क्या पढ़ा था ग्वालियर में? देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान, झांसी में, अब हम ग्वालियर देखते हैं, ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर तांत्या टोपे, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह, करेक्टली मैच्ड। कानपुर में नाना साहेब, तांत्या टोपे, हेंस पेयर वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट पेयर है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नाना साहेब कहाँ पे? ग्वालियर में नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ब्रिटिश कमांडर कौन था उस समय? दिल्ली में कौन था? निकोलसन, हमने अभी डिस्कस किया। ह्यूग रोज, ह्यूग रोज किसके खिलाफ लड़ा था? किनको सप्रेस करने के लिए उसको भेजा गया था? लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई को सप्रेस करने के लिए उनको भेजा गया था, तो ये गलत हो जाता है। झांसी, कैंपबेल, अब जब ये यहां पे है क्रॉस, गलत, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इन 1857? आजमगढ़ कहां पे है? आजमगढ़ इज इन उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, यूपी में है। अब आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या था? एक और क्वेश्चन है, आप लोग खोज के बताइएगा, कुंद्रा प्रोक्लेमेशन क्या था? कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, ये कमेंट में बताना है कि व्हाट वाज कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, ओके। व्हाट वाज आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन? इट ऑफर्ड अ पीस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन रिबेल्स, इट लेट डाउन मैनिफेस्टो ऑफ द रिबेल, इट सर्व एज अल्टीमेटम टू रिबेल सिपाही, इट कॉल्ड अपॉन प्रिंसली स्टेट टू सपोर्ट द इंडियन रिबेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक मैनिफेस्टो रिबेल्स ने दिया था, रिबेल्स मतलब जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, इन लोगों ने एक अपना मैनिफेस्टो दिया था कि हम लोग ये करेंगे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जीओआई 1858 कब आता है? 1857 के बाद। 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद आया 1858। अब 1858 क्यों आएगा? ताकि ब्रिटिशर्स फर्दर कोई भी रिवॉल्ट ना हो, फर्दर नो रिवॉल्ट, इसको उनको सप्रेस करना था। अब ये कैसे सप्रेस करेंगे? ये इसको सप्रेस करने के लिए उनको अपना कंसोलिडेट करना पड़ेगा पावर। तो यहाँ पे सीधे क्राउन का रूल आ गया था इंडिया में, ठीक है, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करने लगा था, एंड द ऑफिस ऑफ वाइसराय, ऑफिस ऑफ वाइसराय वाज इंट्रोड्यूस्ड, ओके। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैड द अल्टीमेट ऑथोरिटी ओवर इंडिया, गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विथ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू डिसाइड ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था, अल्टीमेट पावर जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था, ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था, ठीक है, और गवर्नर जनरल को तो पावर मिली ही थी, ठीक है। हम लोगों को इस क्वेश्चन से एक चीज सीखनी है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं 1773 से लेके 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और 1947, 1935, 1919 एंड 1909, इन सबको ध्यान से तो देखना ही है, और उसके बाद 1813, 1833, इन सबको भी देखना होगा। सारे एक्ट्स को ध्यान से देखना होगा, हर साल इन एक्ट से क्वेश्चन आता है। इवन इन 2023 टू रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चंस आए थे, तो हमें एक्ट्स को अपने दिमाग में ध्यान से रखना है, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू चेंजेस इन द आर्मी आफ्टर 1858। आर्मी में क्या क्या चेंजेस लाए गए? द प्रपोर्शन ऑफ यूरोपियंस टू इंडियन इन द आर्मी वॉज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली वो लोग अपने आप को ज्यादा बढ़ाएंगे वहां पे ताकि वो ज्यादा कंसोलिडेट कर सके पावर। यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की ज्योग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन। ऑब्वियसली जनरल स्टेटमेंट है दोनों, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, with reference to changes in the military administration of British India after the revolt of 1857, consider the following statements, ठीक है। The British rulers continued with the old policy of excluding Indian from officer corps. To guarantee the domination of Indian army by Europeans, the proportion of European in the Indian army was raised. यूरोपियन का प्रोपोर्शन रेज किया गया था 1:2। अब 1:2 में रेज किया गया था कि नहीं, ये है यहाँ पे असली सवाल। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में एंड फिक्शियस डिवीजन ऑफ इंडियन अमॉन्ग मार्शियल एंड नॉन मार्शियल क्लासेस वाज क्रिएटेड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्शियल एंड नॉन मार्शियल क्लासेस को वहां पे किया गया था। कैसे? गुरखा, सिख, जाट, राजपूत, इवन जो आज भी इंडियन आर्मी में हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं वही हमारे उस चीज से थोड़ा सा एक उसका आज भी लिंकेज हमें नजर आता है। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? क्या ब्रिटिशर्स ने वो ओल्ड पॉलिसी कंटिन्यू की थी? तो हाँ की थी। क्या वो मार्शियल क्लासेस और नॉन क्लासेस का एक इमेजिनरी, ब्रिटिशर्स का मेन मोटो क्या था? डिवाइड एंड रूल। उन लोगों ने यही डिवीजन की पॉलिसी अपनाने के लिए मार्शियल क्लासेस का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते कास्ट के बेसिस पे वो लोग हमें तोड़ सके, ठीक है। तो इसलिए 1 and 3 आर करेक्ट। एंड व्हाट इज स्टेटमेंट 2? कि इंडियन आर्मी में 1:2 जो है 1:2 लाया गया था, लेकिन सिर्फ बंगाल आर्मी में 1:2 लाया गया था और बाकी 2:5 मद्रास और बॉम्बे में किया गया था। क्यों? क्योंकि अब देखिए बंगाल जो है वो उस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था एंड बॉम्बे एंड चेन्नई उसके बाद आते थे, क्योंकि बंगाल ईपी सेंटर था। इसलिए बंगाल में पावर कंसोलिडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वहां पे 1:2 किया गया और बाकी दोनों जगह पे 2:5 किया गया। ओके, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है। In next lecture we will discuss the socio-religious movement and important personalities related to it. उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज वाले लेक्चर पे आप लोग रिवीजन कर लेंगे 1857 और उसके आसपास की सारी चीजों को। एंड फॉर दिस लेक्चर stay tuned with us and subscribe our channel. Thank you.